लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्पिरिटाई ट्री में जाने के बाद डोंग अपने असली फॉर्म में आ जाता है। ये किसी डिमोनिक सेक्ट का कल्टीवेटर था और साथ ही एल्डर बाय और डोंग को स्पिरिटाई ट्री के स्पिरिचुअल एसेंस को कलेक्ट करने का मिशन दिया गया था। इस काम में ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का वे भी शामिल हो गया, मगर इससे पहले कि वो स्पिरिचुअल लिक्विड उन दोनों के हवाले कर पाए, वहाँ पर नेसेंट सोल मास्टर लान की एंट्री हो गई। वो इन दोनों को ऑन द स्पॉट मारना चाहते थे कि तभी डेमन लॉर्ड वे की बॉडी को पजेस करते हुए उनका मुकाबला करने लगा। इधर हानली अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को सील करके उन दोनों पर नजर रखे हुए था और फिर जैसे वो लोग वहाँ से बाहर चले गए, हानली उस बैरियर में एंटर कर देता है जहाँ से उसे स्पिरिचुअल एसेंस और रूट मिल सकता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर एल्डर बाय और डोंग स्पिरिटाई ट्री एसेंस को लेकर भाग रहे थे। एल्डर बाय डोंग से कह रहा था कि तुमने अपने ही सेक्ट के डिसाइपल को मार दिया। यहाँ पर वो हानली का जिक्र कर रहा है, जिस पर डोंग जवाब देता है कि तुमने भी तो अपने ही डिसाइपल को घायल किया था। इस हिसाब से हम दोनों भी एक जैसे हैं। इसी दरमियान इन दोनों पर जबरदस्त अटैक होने लगे, जो देख एल्डर बाय कह रहा था कि सॉन्ग और उसके साथी इतने आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हम दोनों को स्प्लिट होकर फाइट करनी होगी। जिसके बाद एल्डर बाय अपनी सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कई सारी सोर्ड से बना हुआ व्हील क्रिएट कर लेता है और फिर उसने उसी व्हील का यूज करते हुए सॉन्ग पर हमला कर दिया। तो सॉन्ग भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज करने लगी। सॉन्ग बड़ी ही तेजी के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए एल्डर बाय से कहती कि सीनियर प्लीज अब दोबारा कोई गलती मत करना, आपने ऑलरेडी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, तो प्लीज अब रुक जाएं। तो एल्डर बाय दोबारा से अपनी सोर्ड व्हील से उस पर हमला करते हुए कहने लगा कि सॉन्ग मुझे माफ कर दो, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। और उतने में ही सॉन्ग के एक साथी पर पीछे से हमला हो गया। दरअसल डोंग ने अपना डिमोनिक हैंड उसके आर पार घुसा दिया था। वो कहने लगा कि मैं पहले से ही जानता था कि ये लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं। अब अपने साथियों को मरता हुआ देखकर एक दूसरे बंदे ने डोंग पर हमला कर दिया। वो अपनी खतरनाक एनर्जी का यूज करते हुए डोंग पर एक स्ट्राइक रिलीज कर देता है, लेकिन डोंग ने समय रहते उस स्ट्राइक के अटैक को डॉज कर दिया। साथ ही साथ उस बंदे के पास जाकर उस पर भी एक जोरदार हमला कर देता है। डोंग के इस पावरफुल ब्लो की वजह से वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक चुका था। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग एल्डर बाय का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गई। एल्डर बाय और सॉन्ग के ताल्लुकात पहले से काफी ज्यादा अच्छे थे, इसलिए एल्डर बाय यहाँ पर सॉन्ग पर कोई अटैक नहीं करता। वो उसे बिना कोई नुकसान पहुँचाए डोंग को लेकर वहाँ से भागने लगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एल्डर लान को देख पाते हैं, जिन्हें डीमन लॉर्ड अपने बड़े बड़े पंजों से गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था, मगर एल्डर लान उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगे। वो बड़ी ही तेजी के साथ मूव होते हुए एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्होंने अपने फायर ड्रैगन्स को समन कर लिया। फिर एल्डर लान अपने इन्हीं फायर ड्रैगन की वजह से इस पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर थे, तो आज उन्होंने अपनी इसी यूनिक टेक्निक का यूज किया। वो अपनी फायर ड्रैगन की मदद से डीमन लॉर्ड के सभी पंजों को डिस्ट्रॉय करने लगे, लेकिन तब तक एक और डीमन हैंड उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि एल्डर लान समय रहते पीछे हट गए, जिसके चलते डीमन लॉर्ड का ये अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ पर डीमन लॉर्ड ने एक बार फिर से उन पर एक स्नीक अटैक करने की कोशिश की, लेकिन लान काफी ज्यादा चालाक थे, वो बिल्कुल भी उसके शिकंजे में नहीं फंसते। यहाँ पर लान ने काफी तेजी के साथ वहाँ से भागना शुरू किया, जो देख डीमन लॉर्ड कह रहा था कि मुझे तो लगा था तुम काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन तुम फायर ड्रैगन बॉय तो बस नाम के लिए मशहूर थे। यहाँ पर लान भले ही आगे भाग रहे हो, मगर उनके ड्रैगन उस बंदे के पीछे थे। यहाँ पर डीमन लॉर्ड उन ड्रैगन के अटैक से बचते हुए लान को उकसाने की फिराक में था। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई और टेक्निक बची है तो उसका भी यूज करो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम इस स्पिरिटाई ट्री को डैमेज करने से डर रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपनी फुल पावर का यूज करोगे तो ये पूरी जगह डैमेज हो जाएगी। और फिर उसने अपनी स्टिक को जमीन में हिट करते हुए वहाँ पर अपनी इवल एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी, जो धीरे धीरे करते हुए उन ड्रैगन्स को चारों ओर से घेर लेती है। साथ ही साथ उस इवल ऑरा से कई सारे डिमोनिक हैंड इमर्ज होकर उन ड्रैगन्स को दबोच लेते हैं। उन फायर ड्रैगन्स ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन डीमन लॉर्ड की पावर के सामने वो फीके पड़ गए। अपने ड्रैगन को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर एल्डर लान काफी ज्यादा भड़क गए थे। उन्हें पता था कि अब ये बंदा स्पिरिटाई ट्री पर अटैक करेगा, इसलिए उस डीमन लॉर्ड से कहने लगे कि मेरे होते हुए तुम इस सीक्रेट ट्री को हाथ भी नहीं लगा सकते। जिसके बाद एल्डर लान ने अपनी सोर्ड ची के थ्रेड्स को रिलीज कर दिया। अब इन थ्रेड्स को अपने आसपास रिवॉल्व होता हुआ देखकर वो डीमन लॉर्ड भी थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, और फिर क्या एल्डर लान ने काफी तेजी के साथ उसे अपनी सोर्ड ची में जकड़ लिया। यहाँ पर वो डीमन लॉर्ड पूरी तरह से एल्डर लान के कंट्रोल में आ चुका था। साथ ही साथ एल्डर लान की सोर्ड ची थ्रेड्स उसे बुरी तरह से घायल करने लगी। तो वो एल्डर लान से कह रहा था कि मुझे लगा नहीं था तुम मेरा इतना जबरदस्त मुकाबला करोगे।
जिस पर लान कहती तुम्हें क्या लगा तुम अपने इस पजेस फॉर्म में मेरे सामने टिक पाओगे? ना तुम टिकोगे और ना ही तुम्हारे वो 2 चमचे। मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि स्पिरिचुअल लिक्विड कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा कि मैं अपने उन दोनों चमचों को बचाने की फिराक में हूँ। अगर बाय और डोंग मरते भी हैं तो उनकी किस्मत होगी। वैसे भी अगर हमें हेवंस के खिलाफ जाना है तो हमें हर बार मौत को धोखा देना पड़ता। खैर उन दोनों का तो छोड़ दो, पहला तो मैं इस वे की बॉडी को यूज करूंगा। वैसे भी ये गद्दार डिसाइपल मेरे कुछ काम का नहीं रहा था, तो अब इसकी लाइफ एसेंस को बर्न आउट करते हुए मैं अपनी ट्रू पावर तुम्हें शो करूंगा। तुम्हें भी पता चले कि लेजेंडरी डीमन लॉर्ड की पावर दिखती कैसी है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपनी इवल पावर को रिलीज कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। इनफैक्ट उस एनर्जी से एल्डर लान भी काफी पीछे पुश हो जाते हैं और उससे कह रहे थे कि तुम तो एक नंबर के खुदगर्ज हो, तुम अपने फायदे के लिए अपने ही डिसाइपल को मारना चाहते। अगर तुमने अपनी ट्रू पावर का यूज किया तो तुम्हारी इस डिसाइपल की बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। क्या तुम्हें अपने ही वफादार डिसाइपल पर जरा भी रहम नहीं आ रहा? जिस पर वो डीमन लॉर्ड कहता है कि वे ने जब ड्रिफ्टिंग क्लाउड से ज्वाइन किया तब वो यहाँ के बंदों के साथ मिल चुका था। उसने हमेशा राइचस पाथ को फॉलो किया जबकि वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर था। अगर सच बताओ तो ये बस नाम के लिए हमारा जासूस है, जबकि ये वफादार तो तुम्हारे सेक्ट के साथ था। तो इसके जैसे गद्दार को मारना मेरे लिए फक्र की बात है। बुढ़े लान तुम तो बस अब मेरे अटैक के लिए तैयार हो जाओ। अब उसकी बातें सुनकर एल्डर लान समझ गए कि ये तो मेरी बातों में नहीं आने वाला, इसलिए तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। अब ये देखकर डीमन लॉर्ड भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। उनसे पूछता है कि अभी ओए बुड्ढे तू कहाँ जा रहा फाइट छोड़कर? जिस पर लान कहती कि मैं तुम्हारे उन 2 चमचों को मारने जा रहा हूँ। अगर वो दोनों यहाँ से भाग निकले तो स्पिरिचुअल लिक्विड तुम्हारे हाथ लग जाएगा, जो कि मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। तो डीमन लॉर्ड भी तुरंत ही लान के पीछे रवाना हो गया। उनसे कह रहा था कि इस मिशन को पूरा करने के लिए हमने ऑलरेडी कई सारे लोगों को सैक्रिफाइस किया है, इसलिए तुम हमारा ये मिशन बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। अब ये सीन यही पर कट होकर हम हान ली को देख पाते हैं, जो कि बैरियर को क्रॉस करते हुए एक एब्सोल्यूट फॉरबिडन जोन में पहुंच चुका था। यहाँ पर हम ओरिजिनल स्पिरिट आई ट्री को देख पाते हैं, जो कि काफी तेजी के साथ ग्लो कर रहा था। हान ली एक ऐसे जोन में पहुंच चुका है जहाँ पर तीनों सेक्ट के लोग भी इतने आसानी से एंटर नहीं कर सकते। हान ली सोच रहा था कि चलो फटाफट से मैंने इस ट्री के एसेंस और रूट को हासिल करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर मुझे किसी ने यहाँ पर देख लिया तो मसला हो जाएगा। अब वो उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ रहा था कि तभी वहाँ पर उसे कुछ हलचल महसूस हुई। दरअसल मास्टर आर्टिसन सेक्ट का लीडर एल्डर फू भी वहाँ पर पहुँच चुका था। एक सेकंड के लिए तो हानली को वहाँ देखकर थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया, जिसके बाद वो हानली से पूछता है कि बच्चे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो हानली उसे एकदम तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि तुम्हें ने तो हुक्म दिया था कि हमने कुछ भी करके इस पेड़ को गार्ड करना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद वो सब तुम्हारा दिखावा था। बाप रे, ऐसा लगा ही नहीं था कि यहाँ पर आए हुए ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा लोग गद्दार हैं। वैसे भी सबने अपने असली रंग दिखा दिए, तो क्यों ना तुम भी अपना मुखौटा उतार दो। जिसके बाद हानली बड़े ही कूल अंदाज में अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड को समन कर लेता है। हानली की बातें सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हंसने लगा। वो कह रहा था चलो अब हमारी मुलाकात हो ही गई है तो क्यों ना मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज दूं। जिसके बाद वो अपनी पीठ पर लटकाए हुए बॉक्स को एक्टिवेट करते हुए उसमें से कुछ परिंदे रिलीज कर देता है, जो कि हानली पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हानली को भी अपनी रियल पावर शो करनी पड़ गई। यहाँ पर वो काफी तेजी के साथ भागते हुए अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड के स्लैशेस रिलीज करने लगा, जिससे हिट होकर एल्डर फू के परिंदे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उन परिंदों को निपटाने के लिए हानली को ज्यादा वक्त भी नहीं लगा था और वहीं पर उसकी लाइटनिंग की गजब की पावर्स देखकर एल्डर फू के भी होश उड़ गए। वो हैरान होकर कहने लगा कि तुम तो एक कोर फॉर्मेशन स्टेज के आखिरी लेवल वाले कल्टीवेटर हो। अब यहाँ पर हानली उसके साथ कोई बकवास नहीं करता, उल्टा वो सीधे उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। तो एल्डर फू भी कई सारे पावरफुल डिस्क को समन करते हुए उन्हें अपने सामने सेटअप करने लगा ताकि वो हानली के अटैक से खुद को बचा पाए। मगर हानली ने तो बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में 1 बाय 1 उसकी सारे डिस्क को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि एल्डर फू पर अटैक करने से पहले वो अपने 2 और वेपन्स को समन कर लेता है, जिनकी मदद से वो हानली पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर देता है। लेकिन हानली ने बड़े ही कूल अंदाज में उसके स्लैश अटैक की धज्जियां उड़ा दी। यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को घायल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था।
एल्डर फू ने तो अंदाजा भी नहीं लगाया था कि जहाँ पर वो चोरी करने जाएगा वहाँ पर एक किलर से उसका पाला पड़ने वाला है। हानली उसके अटैक्स को डॉज करते हुए पूरी तरह से उस पर भारी पड़ गया था, जो देखकर एल्डर फू पीछे हटते हुए अपने दोनों वेपन्स को हानली की तरफ थ्रो कर देता है। मगर हानली तलवारबाजी में सबका बाप था। वो अपनी तलवारों को इतनी तेजी के साथ घुमाने लगा कि एल्डर फू के दोनों वेपन्स डिस्ट्रॉय हो गए। साथ ही साथ एल्डर फू भी घायल होकर काफी पीछे पुश हो चुका था और समझ गया कि हानली से निपटने के लिए उसे एक स्पेशल वेपन की जरूरत पड़ेगी। तो वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी पीठ पर लगे हुए बॉक्स से एक दूसरा आर्टिफैक्ट क्रिएट करने लगा। दरअसल यहाँ पर उसने कैनन बना ली थी, तो हानली भी अपने गोल्डन बग्स को बाहर निकाल लेता है। जैसा कि हमें पता है कि हानली के बग्स शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो हानली ने उन्हीं का यूज करते हुए एक ढाल बना ली थी। मगर यहाँ पर हम एल्डर फू के चेहरे पर एक स्माइल देख पाते हैं। उसे लग रहा था कि हानली अब बच नहीं सकता। उसने बड़े ही कूल अंदाज में हानली पर अपने कैनन बॉल रिलीज करना शुरू कर दिए, जिससे उस पूरी जगह पर कई सारे धमाके हो रहे थे। वहीं पर हानली भी उसके हर एक फायर अटैक से बचते हुए इधर उधर भागने लगा। मीनवाइल उसने अपने गोल्डन बक्स का यूज करते हुए उससे एक स्पीयर भी बना लिया था। और गाइस वाकई हानली की स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा कमाल की थी। उसने अपने स्पीयर को इतना ज्यादा लॉन्ग बना दिया कि वो स्पीयर सीधा जाकर एल्डर फू और उसकी तोफ को हवा में उड़ा चुका था। जब तक एल्डर फू नीचे आकर अपने होश संभाल पाए तब तक ही हानली के स्पीयर ने उस पर एक और हमला कर दिया था। वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होकर स्पीयर को घूरने लगता है और तब तक उस स्पीयर ने उस पर एक और अटैक कर दिया, जिसके बाद वो फ्लाई करते हुए सीधे अपने ओनर के पास चला जाता है। यहाँ पर हानली ने एल्डर फू को बुरी तरह से घायल करते हुए इस मुकाबले में अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। एल्डर फू से कहता है कि तुमने अपनी कल्टीवेशन को काफी अच्छे से सील किया था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी सारी ट्रिक्स होंगी। क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे दोस्त, तुम कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो? कहीं तुम किसी डिमोनिक सेक्ट के कल्टीवेटर तो नहीं हो? जिस पर हानली कह रहा था कि तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा, तो फिर क्यों बेवजह मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जिस पर एल्डर फू कहने लगा कि पता नहीं तुम कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि तुम भी मेरे जैसे इस हेवनली डाओ अलायंस में भेजे हुए जासूस हो। आज न कल ये हेवनली डाओ अलायंस पूरी तरह से टूटकर बिखरने वाली है। इनफैक्ट ये तीनों सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। खैर मेरा मिशन था स्पिरिचुअल ट्री के एसेंस को हासिल करना, लेकिन अब मैं अपने मिशन में फेल हो चुका हूँ। सच बताओ तो बाजी हारना मुझे जरा भी पसंद नहीं। अगर ये एसेंस मेरा ना हुआ तो ये किसी और का भी नहीं होगा। मैं अपने साथ इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करते हुए अपनी इवल एनर्जी रिलीज करने लगा, जो कि इस पूरी जगह को खत्म करने की ताकत रखती थी। मगर हानली के पास इसका भी जुगाड़ है। उसने अपने गोल्डन बक्स को सीधे एल्डर फू पर रिलीज कर दिया था, जो कि उसकी सारी स्पिरिचुअल एसेंस को काफी तेजी से एब्जॉर्ब करने लगे और फिर एक जोरदार धमाके के साथ एल्डर फू की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पर हानली ऐसी डिस्ट्रक्शन टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो सोचता है कि मैंने आज तक ऐसी खतरनाक सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को विटनेस नहीं किया था। दरअसल यहाँ पर एल्डर फू की स्टोरेज बैग भी वैनिश हो गई थी और इसी का हानली को सबसे ज्यादा दुख हुआ। हानली की आदत है अपनी शिकार के ट्रेजर को कलेक्ट करना, लेकिन इस बार का हानली का शिकार काफी ज्यादा चालाक था। यहाँ पर अब हानली के सामने सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि ये बंदा राइचस पाथ को फॉलो करता था या फिर डिमोनिक पाथ को। नहीं, ये तो इन दोनों से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इसकी टेक्निक काफी ज्यादा डिफरेंट थी। ऐसी टेक्निक तो मैंने सी ऑफ कैओटिक स्टार में भी नहीं देखी थी। पता नहीं ये बंदा कौन से फैक्शन से बिलोंग करता होगा। जिसके बाद हानली उस पेड़ को देखकर सोचने लगा कि ये स्पिरिट आयर ट्री तीनों सेक्ट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट हेवनली डाओ अलायंस का ये सबसे बड़ा ट्रेजर है। अगर इसके रूट जरा भी डैमेज हो गए तो ये तीनों सेक्ट बर्बाद हो जाएंगे। राइचस पाथ और डिमोनिक पाथ मिलकर इन पर हमला कर देगी और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से हेवनली डाओ अलायंस को कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए मैं इस पेड़ का बस एक छोटा सा रूट का पोर्शन हासिल करूंगा। तो हानली जल्दी से स्पिरिट आयर ट्री के एक रूट का हिस्सा लेकर वहाँ से रवाना हो गया, मगर अचानक से ही वो रुक जाता है। उसने यहाँ पर अपनी ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का यूज करते हुए एक चीज को महसूस किया था। तो हानली फटाक से उस चीज को कलेक्ट कर लेता है। दरअसल ये एक मैनुअल था जिसमें कल्टीवेशन मेथड और अल्केमी की इंसाइट लिखी है। साथ ही साथ इसमें स्पिरिट स्टेबलाइजिंग पिल और क्लियर स्पिरिट वाटर को रिफाइन करने की मेथड भी लिखी हुई थी, जो कि आगे चलकर हानली के काफी ज्यादा काम आएगी। वो समझ जाता है कि ये बुक यहाँ पर वेई ने छुपा के रखी थी। वो सोचता है कि शायद वेई ने पहले ही अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया होगा। वो जानता था कि किसी न किसी दिन उसके डिमोनिक कल्ट के लोग आकर उसे मार देंगे और वो अपने ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को धोखा नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने अपनी सारी रिफाइनिंग का नॉलेज इस बुक में लिखकर यहाँ पर कैद कर दिया।
दिया। तब हानली उस मैनुअल को लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सिल्वर मून को देख पाते, जो कि हानली का फॉर्म लेकर घायल होने का नाटक कर रही थी। वो अपनी क्यूट सी आवाज में कहने लगी कि यहाँ पर तो सब कुछ मुश्किल हो गया। अगर इन मुश्किलों को संभालना है तो क्यों ना मैं इन सभी लोगों को खत्म कर दूं। फिर मैं और मेरे मास्टर चुपचाप से यहाँ से निकल जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना मास्टर मेरा ही पत्ता काट देंगे। और उतने में ही हानली वहाँ पर आ जाता है। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ सच्ची, तुम क्या क्या बकबक कर रही थी। हानली को देखते ही सिल्वर मून तुरंत ही अपने असली फॉर्म में आ जाती है। उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इन सभी लोगों को मारने की फिराक में थी, लेकिन हमेशा गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो मेरे पास एक आइडिया है। अगर उन लोगों ने पूछा कि तुम इतनी बुरी तरह से घायल होकर भी जिंदा कैसे बच गए, कि मेरे पास बहुत ही स्पेशल टैलिस्मान था जो कि किसी भी इंजरीज को आसानी से हील कर सकता है। इनफैक्ट डेथ के बाद भी वो लाइफ को दोबारा से प्रिजर्व कर सकता। हालांकि सिल्वर मून हानली की बात से अग्री नहीं थी। वो कहती मास्टर जरा आप उस अटैक को याद करो। उस बंदे ने अपना डिमोनिक हाथ सीधे मेरे सीने के आर पार कर दिया था और फिर दोबारा से बाहर निकाल लिया। इसलिए अगर आप अपने टैलिस्मान की झूठी मूठी कहानी उन्हें सुना भी दो तो भी वो आप पर यकीन नहीं करने के। तो अब हानली ने अपनी पुरानी स्टाइल को यूज करने का डिसाइड किया। वो अपने फॉरगेटिंग पिल का कंटेनर बाहर निकालते हुए सीधे उसे सिल्वर मून के हवाले कर चुका था। वो कह रहा था कि इस पिल को खिलाने के बाद ये लोग रिसेंट की मेमोरीज को भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि फिर इन्हें मेरे अटैक के बारे में कुछ याद रहने वाला है। सिल्वर मून को भी उसकी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आई। हानली उससे कहता है चलो फटाफट से इन लोगों को ये पिल खिला दो, वरना नेसेंट सोल वाले लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो सिल्वर मून भी तुरंत ही अपने काम पर लग गई। मगर फिर वो कंफ्यूज होकर हानली से कहने लगी कि मास्टर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन पिल का पहले भी यूज किया है। फिर यहाँ पर हानली को भी थोड़ी सी शर्म आने लगी, क्योंकि कुछ सालों पहले हानली ने एक बंदी को किस किया था और फिर वो लड़की सब कुछ भूल जाए, इसीलिए हानली ने उसे ये पिल खिला दी। वहीं पर सिल्वर मून हानली को इतनी गहरी सोच में देखकर और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो सोच में पड़ गई कि पता नहीं उसके मास्टर ने ऐसे कितने लोगों को ये पिल खिलाई होगी। साथ ही उसे शक होने लगा कि कहीं वो भी इन पिल्स का शिकार तो नहीं हो गई। और इन्हीं चक्रों में उसने बेचारी सनहुआ को काफी सारी पिल खिला दी थी, जिसके चलते होश में आते ही उस बंदे को एसिडिटी हो गई। दरअसल मुंह पिलिंग हानली और सनहुआ वापिस अपनी सेक्ट की तरफ रवाना हो चुके थे, जहाँ पर सनहुआ हानली से कह रहा था कि मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बेहोश पड़े थे तब काफी कुछ हो चुका है। जरा देखो डोंग हमारे साथ नहीं है, साथ ही साथ सभी एल्डर्स के मुंह पूरी तरह से उतर चुके। भाई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफी कुछ भूल चुका हूँ। उतने में ही हानली को सिल्वर मून की आवाज आने लगी। वो हानली को बता रही थी कि आपके एडवेंचर के बारे में सोचते हुए मैंने इस बंदे को गलती से काफी सारी पिल खिला दी है, कहीं ये मरमुरा तो नहीं जाएगा ना। जिस पर हानली कह रहा था तुम बिल्कुल परेशान मत हो, उन पिल्स का इस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब हमें यूमिंग माउंटेन का एक सीक्रेट लोकेशन दिखाया गया, जहाँ पर एक बंदा डिमोनिक बीस्ट को फाड़ कर उसका खून पी रहा था। साथ ही उसका जूनियर उसे खबर देता है कि हमारा 3 ड्रीम क्लाउड सेक्ट प्यूरिफिकेशन प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। इसमें कोर फॉर्मेशन स्टेज के कई सारे कल्टीवेटर्स मारे गए। इतना ही नहीं, ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के 2 नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स पर भी हेवनली डिमोनिक सेक्ट और 1000 इल्यूजन सेक्ट ने अटैक कर दिया। साथ ही साथ ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर चिंग पर भी काफी सारे अटैक हो गए, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर सेक्ट में वापस चले गए। यहाँ पर वो बंदा खबरें तो दे रहा था, मगर काफी ज्यादा पैनिक होकर वो कहता है कि एल्डर लान ने अपने फायर ड्रैगन्स का यूज करते हुए उन डिमोनिक पाथ के कल्टीवेटर्स को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी एल्डर बाय और डोंग स्पिरिचुअल ट्री के एसेंस को लेकर वहाँ से भाग निकले। इधर उस बंदे का मास्टर धीरे धीरे करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो बंदा बता रहा था कि स्पिरिचुअल लिक्विड अब डिमोनिक पाथ और राइचस पाथ के हाथ में लग चुका है, जिसके चलते सभी मेजर पावर अब जंग की तैयारियां करना शुरू कर चुके। इनफैक्ट किसी भी पल अब इस जंग की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि एल्डर फू भी अचानक से गायब हो गए। वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक था, तो मास्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे थोड़ा सा शांत करने लगा, लेकिन फिर उसके पीछे से आने के बाद वो मास्टर बीस्ट का पाव सीधे उस बंदे के आर पार घुसा चुका था। इससे समझ आ जाता है कि वो बंदा कितना ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। दरअसल इस बंदे का नाम है मास्टर मो युआनची और ये मुलान रेस से बिलोंग करता था। सो गाइस, थोड़ी देर पहले हानली ने जिस एल्डर फू को खत्म किया था, दरअसल वो भी मुलान रेस के लिए ही काम करता था। युआनची कहने लगा कि हमारा ये मिशन तो फेल हो गया, मगर अभी तो इस खेल की शुरुआत हुई है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि पूरी दुनिया हमारे मुलान रेस के कंट्रोल में होगी। जिसके बाद वो चांद को देखते हुए अपनी बहुत ही खतरनाक फ्लाइंग कैरेज को समन कर लेता है।
गाइस यहाँ पर काफी सारे अलायंस का जिक्र किया गया है, तो मैं यहाँ पर बस आपकी कंफ्यूजन को थोड़ा सा कम करना चाहती हूँ। दरअसल फिलहाल इस टियानियन की दुनिया में 3 मेजर अलायंस हैं, जिसमें होंगे राइचस अलायंस, डिमोनिक अलायंस और हेवनली डाओ अलायंस। लेकिन फिर अचानक से मुलान रेस इमर्ज हुई। उन्होंने पावर्स को हासिल करने के लिए राइचस और डिमोनिक अलायंस के साथ जंग शुरू कर दी थी, और ये बंदा उसी मुलान रेस का कमांडर है। और अब हमें एक नहीं दो नहीं बल्कि सीधे 20 साल बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हानली ग्रेट डेवलपमेंट मैनुअल की प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। हानली कह रहा था कि मेरे पास ये सोल नरिशिंग बीड होने की वजह से ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक को मास्टर करना काफी ज्यादा स्मूथ हो गया। और फिर हानली देखता है कि वो मैनुअल तो अचानक से ही खत्म हो गया। बस आखिरी पन्ने पर लिखा था कि मेरे पास एक बहुत ही एक्सेलेंट टेक्निक है, जो कि 10,000 सालों की मेहनत को भी बचा सकती है। काश वो टेक्निक मैं यहाँ पर लिख पाता, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा पन्ने नहीं बचे। अगर इस बुक में 2-4 पन्ने और होते तो शायद वो टेक्निक तुम्हें मिल जाती। अरे अरे, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत ही खराब निकली। उस आखिरी पन्ने को पढ़ने के बाद हानली कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा मजाकिया था, इसके पास और लिखने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए बेवजह के डायलॉग मार रहा था। मुझे तो ये ग्रेट एवोल्यूशन डिवाइन लॉर्ड काफी ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद हम सिल्वर मून को देख पाते, जो कि हानली के फॉर्म में वहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, जो कि रोते हुए हानली को बता रही थी कि मेरे प्यारे मास्टर, आप 20 सालों के बाद सिक्लूजन से बाहर आए हो। क्या आपको पता है कि 20 साल आपकी सिल्वर मून के लिए कितने ज्यादा मुश्किल थे? मुझे इन 20 सालों में क्या क्या नहीं करना पड़ा। सिक मेंबर से डील, मेडिसिन गार्डन को संभालना, आपके स्पिरिट आई ट्री का ध्यान रखना। इतना ही नहीं, मैंने तो आपके बंदर, कीड़े और खरगोश को पेट भर भर के खाना खिलाया है। क्या आपको नहीं लगता मेरे जैसे स्पिरिट आर्टिफैक्ट के पास भी एक जीती जागती जान है? जिसके बाद वो चुपके से हानली के एक्शन को चेक करती है। उसे जानना था कि उसके इमोशनल ड्रामे का हानली पर कोई असर हुआ या नहीं, तो हानली भी हल्की सी स्माइल करती हुई उसे एक कंटेनर थमा देता है, जिसे देखते ही सिल्वर मून की थकान अचानक से मिट गई। वो कह रही थी, वाह वाह सीनियर, आपने तो मुझे खुश कर दिया। अब हानली उससे पूछ रहा था कि क्या मेरे सिक्लूजन में जाने के बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, जिस पर सिल्वर मून कहती है कि एंशिएंट सोर्ड सेक्ट ने अपने माउंटेन के गेट्स को क्लोज कर दिया है। वो अभी भी अपने सेक्ट में मौजूद जासूसों की तलाश कर रहे। साथ ही साथ वो हानली को बताती है कि 9 अलायंस और मुलान रेस के दरमियान चल रही जंग में मुलान रेस ने उन्हें तगड़ी शिकस्त दे दी। उनका ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा हिस्सा मुलान रेस के कब्जे में आ चुका है। दरअसल ये जंग मुलान रेस ही जीत सकती थी, मगर फिर बाकी के अलायंस ने आकर 9 अलायंस को सपोर्ट किया। गाइस, थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको 3 अलायंस के बारे में बताया था, दरअसल उसमें एक और अलायंस एडेड है, जिसका नाम था 9 नेशंस अलायंस। साथ ही सिल्वर मून कहते, सीनियर आपको तो पता ही होगा कि स्पिरिट आई ट्री के इंसिडेंट के दिन ड्रिफ्टिंग क्लाउड से एल्डर चेंग बुरी तरह से घायल हुए थे, लेकिन इन 20 सालों में उन्होंने खुद को रिकवर कर लिया। और पता है रिकवर होते ही उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने सबसे पहला तो माउंटेन के सारे गेट को क्लोज कर दिया है। पहला तो ये तीनों से काफी ज्यादा मिलजुल कर रहा करते थे, मगर अब तो ये लोग एक दूसरे से सही से बात भी नहीं करते। जिस पर हानली कहता है कि ये तीनों सेक्ट हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में रहे हैं, लेकिन कोई तो था जो इन तीनों के दरमियान दरार डालना चाहता। जिस पर सिल्वर मून कहती, हाँ सीनियर, मुझे तो लगता है कि वो बंदा बहुत ही खतरनाक मास्टरमाइंड होगा। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। पता है वो मुंह पिलिंग हर रोज आपसे मिलने आया करती थी। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, उस बंदी को आपसे गप्पे लड़ाने में काफी ज्यादा मजा आता है। ये सारी बातें बताते हुए सिल्वर मून की टेल काफी ज्यादा शेक हो रही थी, तो हानली समझ जाता है कि इसने मेरे फॉर्म में मुंह पिलिंग के साथ कुछ तो मजे जरूर किए होंगे। सिल्वर मून बता रही थी कि वैसे तो मुंह पिलिंग काफी ज्यादा चीयरफुल है, मगर हाल ही में वो थोड़ी सी इरिटेट थी। मेरे ख्याल से वो फेंग नाम का बंदा उसे तंग कर रहा होगा। जिस पर हानली कहता है, देखो तुम्हें छोटी मोटी बातें याद रखने की कोई जरूरत नहीं, फिलहाल मुझे कुछ अल्केमी की किताबें पढ़नी होगी, तभी जाकर मैं 9 कर्ल जिनसेंग हर्ब को रिफाइन कर पाऊंगा। उसके ऐसा कहते साथ ही हानली को सिल्वर मून की शैतानी टोन में हंसने की आवाज आई। वो कह रही थी, फाइनली वो खरगोश का बच्चा मारा जाएगा। अय्या सीनियर, मैं तो बहुत खुश हूँ, आप जल्दी से उस खरगोश को मार डालो। तो हानली उससे पूछने लगा कि पता नहीं तुम्हारी इस बेचारे खरगोश के साथ क्या दुश्मनी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 9 कर्ल जिनसेंग हर्ब काफी ज्यादा स्पेशल है। अगर इस पर हम एक
एक रेस्ट्रिक्शन स्पेल भी लगा दे तो ये चुपचाप से अपना सारा एसेंस हमारे हवाले कर देगा। तो फिर इस बेचारे खरगोश को जान से मारने की क्या जरूरत। हानले की बात पर वो खरगोश भी पूरी तरह से अग्री था, मगर यहाँ पर हम देख पाते कि सिल्वर मून को हानले की ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। साथ ही साथ हानले ने भी ये चीज नोटिस की थी। वो सिल्वर मून से कहता है कि अब मुझे नेसेंट सोल के लिए प्रिपरेशन शुरू करनी होगी, जिसके चलते मुझे दोबारा से सेक्लूजन में जाना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एब्सेंस में तुम मेरे सारे टास्क का ख्याल रखो। तो सिल्वर मून उसे रिस्पेक्ट देते हुए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। यहाँ पर हानले दोबारा से अपनी कल्टीवेशन पोज में बैठ चुका था। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि कल्टीवेट करने के लिए हमें न जाने कितने सारे ट्रिबुलेशन को क्रॉस करना पड़ता, मॉर्टल वर्ल्ड में रह के अपने दिल को टेम्पर करना पड़ता। इस जर्नी में तुम्हारी खुशियाँ सैक्रिफाइस होगी और तुम्हें न जाने कितनों के दिल तोड़ने पड़ेंगे। प्यार, मोहब्बत, लालच, नफरत, इन सभी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। जो भी ये कारनामा कर पाएगा वही बस कल्टीवेशन के शिखर को छू सकता है। मैंने भी इस सफर में ऐसे ही सैक्रिफाइस के हर बार अपने दिल को तोड़ दिया, मगर आज वो इंतजार खत्म हो चुका। आज मैं कल्टीवेशन के महासागर का एक बूंद बनने जा रहा हूँ। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इस पॉइंट पर पहुँच पाऊंगा। आज मैं एक इतिहास रचने जा रहा हूँ, फिर चाहे इस रास्ते पर मुझे मौत ही क्यों ना आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अब हमें यहाँ पर हानले की कोर दिखाई गई, जो कि नेसेंट सोल बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो खुद से ही सवाल पूछ रहा था कि हानले, क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? और अब सीन शिफ्ट होकर हम हानले के सीक्रेट केव को देख पाते हैं, जहाँ पर उसने कई सारे बैरियर सेटअप किए थे। यहाँ पर सिल्वर मून भी अपने मास्टर के साथ केव में पहुंच चुकी थी। वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो हानले को गुड बाय बोल पाए, क्योंकि नेसेंट सोल को फॉर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल था। अगर इसमें सक्सेस नहीं मिला तो फिर वो कल्टीवेटर या तो मारा जाएगा या फिर बुरी तरह से घायल हो जाएगा। यहाँ पर हानले सिल्वर मून को बताता है कि तुम्हें कुछ भी करके इस प्लेस को गार्ड करना होगा, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम मुझे जरा भी डिस्टर्ब नहीं करोगी। तो सिल्वर मून उसके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगी कि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यहाँ पर हानले सीधे अपनी चेम्बर की तरफ रवाना हो गया। सिल्वर मून सोच रही थी कि ये बंदा एक फ्री कल्टीवेटर है, साथ ही इसके पास फॉल्स स्पिरिचुअल रूट्स थे, मगर फिर भी इतनी हायर लेवल को अचीव कर पाया। पता नहीं मेरे मास्टर ने इस सफर में कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। मैं बस चाहती हूँ कि उनका हर एक ड्रीम पूरा हो जाए। अब हमें ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर काफी तेजी से डिवाइन पावर रिलीज होने लगी। देखते ही देखते उस पावर ने पूरे माउंटेन को घेर लिया था और फिर यहाँ पर एक जबरदस्त तैयारी सेटअप हो गई। दरअसल ये एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है जिसने पूरे की पूरे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को सील ऑफ कर दिया था। ये देखकर मू पिलिंग काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहने लगी कि जरूर से कोई ब्रेक थ्रू करने की फिराक में है। तब एक डिसाइपल उसके पास आ जाता है। वो मू पिलिंग से कह रहा था कि आप काफी दिनों से सेक्लूजन में थी, इसलिए शायद आपको पता नहीं होगा। दरअसल एल्डर फेंग नेसेंट सोल फॉर्म करने के लिए फॉर्मेशन सेटअप कर चुके हैं। अगर एल्डर फेंग इसमें कामयाब हो गए तो हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के पास 3 नेसेंट सोल स्टेज वाले कल्टीवेटर्स होंगे। फिर तो कोई भी दूसरा सेक्ट बेवजह हमसे पंगे लेने की हिम्मत भी नहीं करेगा। उतने में ही एल्डर फेंग का बेटा फेंग जियान वहाँ पर आ जाता है। मू पिलिंग तो उसे वहाँ देखते ही काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। वहीं पर फेंग जियान उसे 3 स्पिरिट पिल दिखा रहा था। वो उसे बताता है कि मेरे फादर नेसेंट सोल बनने के लिए सेक्लूजन में जा चुके हैं, मगर जाने से पहले उन्होंने ये स्पिरिट पिल मेरे हवाले की थी। वो चाहते हैं कि तुम इन पिल्स को कंज्यूम करके खुद को इम्प्रूव करो। वैसे मेरे फादर अब जल्दी एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर बनने वाले हैं और मैं उनका एक लौता बेटा हूँ, तो मेरे साथ रहने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब तो मेरे ख्याल से तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो सुनते साथ ही मू पिलिंग ने उसे एक जोरदार पंच हिट कर दिया। फेंग जियान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मू पिलिंग ने सबके सामने उसे जलील किया। मू पिलिंग उससे कह रही थी कि आज मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने खुद को पूरी तरह से कल्टीवेशन में झोंक दिया है, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ अटैच होने का कोई इंटेंशन नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लगता। रही बात हमारे डाओ कंपेनियनशिप की, तो मैं उसे रिजेक्ट करती हूँ। एल्डर फेंग जब सेक्लूजन से बाहर आएंगे तब मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस एंगेजमेंट को ब्रेक ऑफ कर दे, इसलिए सीनियर प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। जिसके बाद मू पिलिंग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। इधर फेंग जियान उससे कह रहा था कि भले ही तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन तुम्हारा क्लैन इस बात से अग्री नहीं करेगा। अगर तुम उनके
के खिलाफ गई तो तुम्हारे सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेस को कट ऑफ करेंगे, इसलिए मेरी बात मानो और मुझे एक्सेप्ट करो। यहाँ पर मुंह पिलिंग को भी पता था कि उसका क्लान इस बात से अग्री नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ तक भी हो सकता है कि उसे अपना क्लान छोड़ना पड़े, मगर फिर भी वो अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर फेंग जियान से शादी नहीं कर सकती। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मुंह पिलिंग काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो सोचती है कि सो ट्रायल में हानले ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, साथ ही साथ उसने स्पिरिचुअल हब के गार्डन को भी मैनेज किया। क्या वो बंदा अपनी असली पहचान छुपा रहा है? इन कुछ सालों में मैंने कई बार उसके साथ वक्त बिताया है, लेकिन उसने कभी भी ऐसी कोई बात ही नहीं की जिससे मुझे उस पर शक हो। मैंने हर बार यही महसूस किया कि वो बंदा कुछ तो छुपा रहा, लेकिन वो क्या है ये मैं ढूंढ नहीं पाई। कहीं वो बंदा कोई जासूस तो नहीं है? ना ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों में उसने कोई गड़बड़ी नहीं की तो मैं उस पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती। शायद हानली का नेचर ही ऐसा हो, उसे किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं होगा। अब मुंह पिलिंग अपने पिक की तरफ जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉक वेव रिलीज हो जाती है। वो शॉक वेव इतनी ज्यादा भयानक थी कि मुंह पिलिंग का बैलेंस बिगड़ गया। मुंह पिलिंग जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहने लगी कि ये तो एक सेलेस्टियल सिग्नल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एल्डर फेंग नेसेंट सोल फॉर्म करने में कामयाब हो रहे हो? सिर्फ नेसेंट सोल बनते वक्त ही ऐसी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो सकती है। और उतने में वहाँ का माहौल बदलने लगा। मुंह पिलिंग देखती है कि उस एनर्जी का सोर्स मेन हॉल नहीं बल्कि वहाँ से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक पिक था। जहाँ तक मुंह पिलिंग को पता है एल्डर फेंग मेन हॉल में कल्टीवेट कर रहे थे, मगर ये एनर्जी रिलीज हो रही थी उसकी स्पिरिचुअल हब गार्डन से। ये सब देखकर तो मुंह पिलिंग के होश ही उड़ गए और उतने में वहाँ से बहुत ही पावरफुल एनर्जी का फ्लो रिलीज होने लगा। उसकी एनर्जी की शॉक वेव इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि पूरा की पूरा ड्रिफ्टिंग क्लाउड फैक्शन शेक होने लगा। वो एनर्जी बड़ी ही तेजी के साथ आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी, जिसके चलते सभी एल्डर्स का ध्यान उसने अपनी तरफ खींच लिया। इन लोगों ने आज तक इतना खूबसूरत नजारा नहीं देखा था और अब लगातार वहाँ पर एनर्जी की शॉक वेव रिलीज होने लगी। तो डिसाइपल डर के मारे ही अपने आसपास पावरफुल शील्ड बना लेते हैं ताकि एनर्जी उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। इस स्पिरिचुअल एनर्जी के नजारे को बाकी के दोनों सेट ने भी देख लिया था। ड्रैगन फायर एल्डर लान भी इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि ये तो नेसेंट सोल का एक हेवनली सिग्नल है। भला ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के पास ऐसा कौन सा जीनियस होगा जो कि जल्दी नेसेंट सोल पर पहुंचने वाला है? अगर वो बंदा इसमें कामयाब हो गया तो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के पास टोटल 3 नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स होंगे। जाहिर सी बात है कि वो फिर तीनों सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम ड्रिफ्टिंग क्लाउड के ग्रैंड एल्डर चिंग टियानकुन को देख पाते हैं, जो कि अपने आईब्रोज के बाल हटाते हुए इस रोशनी को घूरने लगे। तब तक सेकंड ग्रैंड एल्डर लियो भी वहाँ पर पहुँच गए। वो एल्डर चिंग को बताते हैं कि कुछ दिनों पहले एल्डर फेंग सेक्लूजन में गए थे। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी एनर्जी उसी की वजह से रिलीज हो रही? कहीं एल्डर फेंग अपनी नेसेंट सोल को फॉर्म करने में कामयाब तो नहीं हो गया? हालांकि एल्डर चिंग टियानकुन उसे बताते कि ना, ये हमारा एल्डर फेंग नहीं हो सकता। दरअसल ये एनर्जी स्पिरिचुअल गार्डन की तरफ से आ रही है। शायद कोई कल्टीवेटर नेसेंट सोल बनने के लिए हमारे सेक्ट का यूज कर रहा है। जो सुनते साथ ही एल्डर लियो काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कहते हैं कि पता नहीं ये बंदा कौन है, इसने तो नेसेंट सोल फॉर्म करने के लिए हमारे सेक्ट का इस्तेमाल किया। जिस पर चिंग टियानकुन कहते हैं, हाँ जूनियर तुम बिल्कुल सही कह रहे। मैं जानता हूँ तुम्हें हमारे सेक्ट की फिक्र है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने बस चुपचाप रहकर इस नजारे के मजे लेने हैं। वैसे भी नेसेंट सोल को फॉर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अभी तक इस बंदे ने फाइनल हार्ट डीमन बैकलैश को नहीं झेला और तुम्हें तो पता है कि हार्ट डीमंस को फेस करना कितना ज्यादा मुश्किल है। तुमने भी इस फेज को विटनेस किया था। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हुई थी? जिस पर एल्डर लियो कहते हैं कि उस तकलीफ को तो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। इनफैक्ट उस पेन को तो मैं कभी याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो मेरे दिमाग से अभी तक नहीं गई। इस प्रोसेस में हम अपने दिल में मौजूद सबसे भयानक खौफ का मुकाबला करते हैं। जितना ज्यादा तुम उस हार्ट डीमन से डरोगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जिस पर चिंग टियानकुन बताने लगे कि हार्ट डीमंस वैसे तो दिखते काफी ज्यादा पावरफुल हैं, मगर रियलिटी में उनके जितना कमजोर कोई नहीं। हालांकि ये सिनेरियो एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर के लिए काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। वो बंदा चाहकर भी इस खतरनाक सिचुएशन का मुकाबला नहीं कर पाता, इसलिए हमें बस एकदम आराम से इंतजार करना है। देखते ही ये बंदा अपनी नेसेंट सोल को फॉर्म कर पाएगा या फिर मारा जाएगा। इन केस अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो इसमें हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड से कभी फायदा हो जाएगा। जो सुनकर एल्डर लियो काफी ज्यादा
शॉक हो गए। वो एल्डर चिंग टियानकुन से पूछते कि सीनियर, कहीं आप इस बंदे को रिक्रूट करने की बात तो नहीं कर रहे? इसका तो सीधा मतलब ये है कि ये बंदा कोई फ्री कल्टीवेटर होगा। जिस पर एल्डर चिंग टियानकुन कहने लगे कि मेरे ख्याल से इस बंदे के पीछे काफी स्ट्रॉन्ग फैमिली का सपोर्ट होगा। बिना सपोर्ट के तो वो हमारे इलाके में आकर नेसेंट सोल को फॉर्म करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और वैसे भी नेसेंट सोल कल्टीवेटर के साथ दुश्मनी लेने से अच्छा है उसके साथ दोस्ती कर लो। डिफेंडिंग हमेशा ऑफेंडिंग से अच्छी होती है, इसलिए अब तुम भी ये फालतू का टेंशन छोड़ दो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम खुशी से इस माहौल को एंजॉय करो। और अब हमें हानली की कल्टीवेशन कोर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर काफी सारी नई कोर्स फॉर्म होने लगी थी। इतना ही नहीं, इस नजारे को ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स भी विटनेस कर पा रहे थे। वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर जल्दी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का इम्पैक्ट होगा, तो हमने खुद को बचाने के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। यहाँ पर हम मू बिलिंग को देख पाते, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे कहीं ना कहीं शक है कि इस सबके पीछे हानली ही जिम्मेदार होगा। ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे कोर बॉल्स क्रिएट हो चुके हैं, जो कि समय के साथ काफी तेजी से ग्रो हो रहे थे। ये नजारा इतना ज्यादा इनक्रेडिबल था कि इसे देखकर ही डिसाइपल्स के दिल खुश हो गए। साथ ही साथ वहाँ पर रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वो लोग काफी ज्यादा पैनिक भी थे। मूपिलिंग कहने लगे कि यहाँ पर तो 4 कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हर एक कल्टीवेटर के पास उसके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग बस एक ही कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए। दरअसल ये चारों कोर्स हानली के एट्रीब्यूट्स थे, जिसे फॉल्स स्पिरिचुअल रूट भी कहा जाता है। ऐसे लोग कभी भी नेसेंट सोल को फॉर्म नहीं कर सकते, मगर हानली ने तो यहाँ पर पूरा समीकरण ही बदल के रख दिया। अब उसकी चारों कोर मिलकर वहाँ पर एक 5वीं कोर को फॉर्म करने लगती है, जो कि तेजी के साथ ग्रो होते हुए वहाँ पर बहुत ही भयानक प्रेशर को रिलीज कर रही थी। इस नजारे को देख मूपिलिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रही, और उतने में एक एक्सप्लोजन के साथ वो सारी कोर्स अचानक से ब्लास्ट हो गई, जिसे देखकर तो ये सभी लोग काफी ज्यादा मायूस हो गए। उन्हें लग रहा था कि ये जो भी बंदा था वो नेसेंट सोल को फॉर्म करने में फेल हो चुका, मगर तभी अचानक से पूरा की पूरा ड्रिफ्टिंग क्लाउड फैक्शन शेक होने लगा। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही भयानक से स्लैशेस रिलीज होने लगे। उन स्लैशेस ने तो मानो आसमान में खलबली मचा के रखी थी, और फिर एक ही पल के बाद सब कुछ शांत हो गया। अब आसमान से गोल्डन कलर की रोशनी रिलीज होने लगी थी। इस माउंटेन के इलाके में जितने भी लिविंग बींग्स थे वो अचानक से ही एनर्जेटिक हो गए, मानो स्पिरिचुअल पावर की वजह से उनमें एक नई जान आई हो। अचानक से ही पूरा माउंटेन फूलों से खिल उठा, और फिर उस पूरे इलाके में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर जमा होने लगी। ऐसा लगता है कि मानो ये सारी पावर मिलकर किसी को शेप दे रही हो। और फिर इनके सामने एक कल्टीवेटर की बॉडी फॉर्म हो गई, जो कि पहाड़ों से भी ऊंची थी। वो कल्टीवेटर जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगा। सो आज यहाँ पर हानली ने वो कारनामा कर दिखाया था जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया। एक मामूली फैमिली से बिलोंग करने वाला मॉर्टल, एक फ्री कल्टीवेटर जिसके पास उसका कोई सेक्ट नहीं, एक ऐसा शख्स जिसके स्पिरिचुअल रूट भी नकली थे। इसी मामूली मॉर्टल हानली ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे ना ही कोई कर पाया था और ना ही कोई कर पाएगा। इस ग्रेट कल्टीवेटर ने फॉल्स स्पिरिचुअल रूट होने के बावजूद भी नेसेंट सोल को क्रिएट किया। हम सभी ने हानली की इस जर्नी को विटनेस किया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इस बंदे ने न जाने कितने सारे सैक्रिफाइस किए, न जाने कितनी ही बार वो मौत के दरवाजे को छूकर वापिस आया। हानली के डेडिकेशन को देखकर ये बात साबित होती है कि अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। इस बंदे ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हुए एक नया इतिहास रचा। उसने हमें दिखाई स्ट्रॉन्ग विल पावर की ताकत। तो आज इस खुशी के मौके पर मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग हमारे हीरो को कांग्रेचुलेट करो। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में हानली को बधाई जरूर देना। वेल, हानली की इस फॉर्म को देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए और सबसे ज्यादा हैरान थी मूपिलिंग। अभी सभी लोग हानली से मिलने के लिए स्पिरिचुअल गार्डन में पहुँच जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर सभी पिक के मास्टर्स भी आ चुके थे, तो ये सभी लोग तुरंत ही उन्हें ग्रीट करने लगे। सॉन्ग उन्हें बताने लगे कि फिलहाल ये माउंटेन फॉरबिडन एरिया में आ चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ से चले जाएं। वहीं पर दूसरे एल्डर कहने लगे कि जो भी यहाँ पर रुकेगा उसे सीवियरली पनिश किया जाएगा। जो सुनते साथ ही वो सभी डिसाइपल पनिशमेंट के डर से वहाँ से भाग निकले। इनफैक्ट मूपिलिंग भी वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन सॉन्ग ने उसे रोक लिया। उससे कहती कि स्पिरिचुअल गार्डन को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी, तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो। जिस पर मूपिलिंग कहती, हाँ पहला तो ये जिम्मेदारी मुझे ही दी गई थी, लेकिन फिर मैंने ची कंडेंसेशन स्टेज का एक कल्टीवेटर यहाँ पर एज अ केयर टेकर रख दिया था। उस बंदे का नाम हानली है।
हानली का नाम सुनते ही सॉन्ग को याद आता है कि कुछ सालों पहले जो शो ट्रायल कंपटीशन हुआ था, तब इस हानली नाम के बंदे ने टॉप 10 रैंकिंग में अपनी जगह बनाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हानली ने ही अपने नेशन सोल को फॉर्म किया हो। ये सब सुनकर ही मु पिलिंग की हालत खराब हो गई थी। कहीं ना कहीं ये बंदी हानली को काफी ज्यादा पसंद करती है और अगर आज हानली नेशन सोल बन गया तो ये बंदी कभी भी उसे हासिल नहीं कर पाएगी, जिसके चलते मु पिलिंग का दिल पूरी तरह से टूट गया था। उतने में एल्डर चेंग और एल्डर लियो वहाँ पर पहुँच गए। वो अपने सभी जूनियर्स से कहने लगे कि तुमने काफी अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल किया और अब यहाँ से आगे हम सब कुछ संभाल लेंगे। जो सुनते साथ ही वो सभी मास्टर वहाँ से रवाना हो गए। अब मास्टर चेंग टियानकुन अपनी लाउड आवाज में हानली से बात करने लगे। उसे बताते हैं कि मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का ग्रैंड एल्डर चेंग टियानकुन हूँ। सबसे पहला तो मैं अपने दोस्त को बधाई देना चाहता हूँ, तुमने नेसेंट सोल जैसी क्रिटिकल फेज को पास कर लिया। ऐसा कारनामा तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा छोटा भाई और मैं आपसे मिलना चाहूँगा। वहीं पर एल्डर लियो भी हानली को पुकारने लगे। वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या नाम है, लेकिन तुम्हारी इस अचीवमेंट पर मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करता हूँ। अब ये लोग देखते हैं कि हानली तो उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। एल्डर लियो कहते हैं कि इस बंदे ने यहाँ पर अपनी एक केव बनाई, अपने कई सारे हिडन फॉर्मेशन सेटअप किए। इतना सब हो गया लेकिन हमें इसकी भनक भी नहीं लग पाई। सच बताओ तो ये हम दोनों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और एल्डर चेंग भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री थे। वो कहने लगे कि जब दूसरे सेक्ट को इस बारे में पता चलेगा वो जरूर से हमारा मजाक उड़ाएंगे। चल मेरे भाई अब जलील होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि आज के बाद हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और उतने में ही उन्हें हानली की आवाज आई। वो कह रहा था कि मैंने नेसेंट सोल बनने के लिए आपके सेक्ट को चुना था, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा प्योर है और मैंने जानबूझकर आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो मेरी इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर एल्डर चेंग और लियो तो हानली की आवाज सुनकर ही खुश हो गए। वो कहते हैं मेरे दोस्त माफी मांगकर हमें और शर्मिंदा मत करो। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि तुमने नेसेंट सोल फॉर्म करने के लिए हमारे फैक्शन को चुना था। तुम्हारी ही वजह से हमारे डिसाइपल इतने खूबसूरत मोमेंट को देख पाए। शायद आपको देखकर उन्हें भी इंस्पिरेशन मिली होगी। तो हानली उनसे कहने लगा कि आपने मेरी इतनी बड़ी गुस्ताखी को माफ कर दिया। इससे बात साबित होती है कि आप दोनों कितने ज्यादा ओपन माइंडेड हो। खैर मैंने यहाँ की केव की डोर को ओपन किया है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और उतने में ही वहाँ मौजूद पॉन्ड के अंदर एक डोर ओपन हो जाता है। यही वो सीक्रेट केव थी जहाँ पर हानली ने अपने नेसेंट सोल फॉर्मेशन को सेटअप किया। हानली उनसे कह रहा था कि आपके फैक्शन की ब्लेसिंग के लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। प्लीज मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर आ जाए ताकि हम इत्मीनान से बात करेंगे। और गाइस फाइनली हम देख पाते हैं हानली के नेसेंट सोल को, जो कि काफी ज्यादा क्यूट थी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें इन एल्डर्स की मीटिंग दिखाई गई, जहाँ पर हानली के पपेट्स इन दोनों को चाय सर्व कर रहे थे। इन पपेट्स को देखकर ही एल्डर लियो के होश उड़ गए। वो कहते हैं मेरे दोस्त तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने फाउंडेशन एस्टेब्लिश लेवल के पपेट को भी क्रिएट किया। ऐसी एबिलिटी तो बहुत ही कम लोगों के पास पाई जाती। वहीं पर एल्डर चेंग तो हानली ने बनाई हुई चाय की भी तारीफें करने लगे। वो हानली से कहते हैं मेरे दोस्त तुमने हमें काफी ज्यादा शॉक किया है। इस दुनिया में कुछ कल्टीवेटर ऐसे भी है जिन्होंने पावर हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में कियास मचा दिया। ऐसे मुश्किल हालातों में खुद को जिंदा रखना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जानता हूँ तुमने काफी सारे स्ट्रगल्स को फेस किया होगा और तब जाकर तुम नेसेंट सोल को अचीव कर पाए। पता नहीं तुमने अपनी जिंदगी के कितने साल कल्टीवेशन में लगाए होंगे। तो हानली ने बताता है कि सीनियर में ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ। दरअसल 200 सालों पहले मैंने अपनी इमॉर्टलिटी की जर्नी को शुरू किया था और आज 200 सालों बाद मैं फाइनली इस लेवल को अचीव कर पाया हूँ। 200 साल सुनते ही ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। इनफैक्ट इनके पाँव के नीचे की जमीन ही खिसक गई थी। वो कहते क्या बस 200 सालों में तुम एक नेसेंट सोल बन गए। अभी दोनों तुरंत ही सीक्रेटली बात करने लगे। लियो रोते हुए कह रहा था कि सीनियर ये बंदा तो 200 सालों में नेसेंट सोल बन गया। जिस पर एल्डर चेंग कहते बेवकूफ मैंने उसकी बात सुन ली है, अब तो दोबारा से उसे रिपीट मत कर। जिस पर एल्डर लियो कहते हैं कि इस बंदे ने बहुत ही कम उम्र में नेसेंट सोल को फॉर्म कर लिया। इसके जैसे लोग हमारी टियानियान की दुनिया में बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। ये बंदा तो आगे चलकर एक पैट्रियार्क बनेगा। वहीं पर एल्डर चेंग कहते हैं कि अरे बाप रे ये बंदा तो एक ग्रेट डीमन भी बन सकता है।
साथ ही साथ वो काफी जोर जोर से हंसने लगे, मानो हानली से ज्यादा उन दोनों को ही नेसन सोल बनने की खुशी थी। वो काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगे कि अब तो हम हानली को यहीं पर रोक लेंगे, जिसके बाद वो दोनों अचानक से ही नॉर्मल हो गए। वो हानली के सामने बच्चों जैसी हरकतें नहीं करना चाहते थे। वहीं पर हानली भी उन दोनों को देख काफी प्यारी स्माइल करने लगा। उतने में ही एल्डर लियो उससे पूछते कि बताओ मेरे दोस्त, अब तो तुम नेसन सोल बन चुके हो, तो तुम्हारे आगे की क्या प्लान है? तुम अपने घर वापस जाओगे या फिर खुद का एक फैक्शन बनाओगे? तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो हमें पता है तुम्हारे कोई ना कोई प्लान जरूर होंगे। जिस पर हानली कहता है सीनियर, अगर सच बताओ तो मैंने अभी तक उस बारे में कुछ सोचा भी नहीं। अगर सच बताओ तो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को जब मैंने पहली बार देखा था, तभी यहाँ के खूबसूरत नजारों ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने डिसाइड किया था कि यही वो जगह होगी जहाँ पर मैं अपने नेशन फॉर्मेशन को सेटअप करूंगा। और अब मुझे रियलाइज हो रहा कि मेरी वजह से आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई होगी। जो सुनते साथ ही एल्डर चेंग तुरंत ही उससे बात करने के लिए पहुँच गए। वो कहते मेरे दोस्त, हमें तुम्हारी वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई, हम तो चाहते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ। हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में बस हम दोनों ही नेशन सोल के कल्टीवेटर हैं, तो अगर तुम यहाँ पर रुक गए तो तुम हमारे ग्रैंड मास्टर बन जाओगे। हम तीनों मिलकर इस सेक्ट को चला सकते हैं। देखो, हमारा ड्रिफ्टिंग क्लाउड फैक्शन बाकी के सेक्ट जैसा पावरफुल बिल्कुल नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर सेक्ट के मैटर्स पर ध्यान देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्डर लियो भी एल्डर चेंग की बात से पूरी तरह से अग्री थे। वो हानली से कहते कि यहाँ पर तुम्हें कोई कम्पीट नहीं करने वाला। हम ऐसे लोग ही नहीं जो किसी को पीछे छोड़कर आगे जाने की कोशिश करे। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग एक साथ ही ग्रो हो। एल्डर चेंग उससे प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी तुम्हें आउटसाइडर नहीं समझेंगे। जो सुनते साथ ही हानली काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है सीनियर, आप दोनों को भी मेरे बैकग्राउंड के बारे में कोई आइडिया नहीं, मगर फिर भी आप इतनी बड़ी पोजीशन मेरे हवाले कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपको धोखा दूंगा? जिस पर एल्डर लियो कहने लगे कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुमने आज तक हमारे सेक्ट को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर तुम चाहते तो यहाँ पर तबाही मचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और इसी से ये बात साबित होती है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। हम तुम्हें हमेशा अपने भाई जैसे ही ट्रीट करेंगे। वहीं पर एल्डर चेंग बताते हैं कि मेरे दोस्त, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ सालों पहले ही हम दोनों ने नेशन सोल को अचीव किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक हम उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए। अगर तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन करो तो हम अपना नॉलेज तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। साथ ही हम तीनों मिलकर इस मसले को डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम तीनों मिलकर स्टडी करें तो हम नेशन सोल की फाइनल स्टेज को भी अचीव कर पाएंगे। साथ ही साथ हम दोनों अपनी सारी सीक्रेट मेथड तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, इसलिए तुम आंखें बंद करके हम पर भरोसा कर सकते हो। अब उन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद हानली उनसे कहता है कि मैं आपका एक काइंडनेस काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। आपने मेरे जैसे आउटसाइडर को इतना बड़ा ऑफर दिया, साथ ही साथ मुझे अपने भाई जैसा ट्रीट किया। हालांकि ये मैटर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे इसके बारे में केयरफुली सोचना होगा, तो प्लीज मुझे 3 दिनों का वक्त दीजिए। जो सुनते हो दोनों एल्डर्स हंसने लगे। वो कहते माफ करना, हमने इतनी जल्दबाजी में तुम्हारे सामने ये ऑफर रखा। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े फैसले को आसानी से नहीं ले सकते। 3 दिनों के बाद हम दोनों दोबारा से तुमसे मिलने आएंगे, फिर तुम हमें अपना फैसला सुना सकते हो, चाहे वो हाँ हो या ना हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। और अब यहाँ पर हमें हानली की कल्टीवेशन लेवल दिखाई जाती है। हमारा हीरो नेशन सोल के इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुका था और ये हानली को कांग्रेचुलेट करने लगी। वो कह रही थी सीनियर, आपने सक्सेसफुली नेशन सोल को हासिल कर लिया। अगर सच बताओ तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। हानली भी उसकी क्यूट सी हरकतें देखकर स्माइल करने लगा। हानली उससे कहने लगा कि अचीवमेंट सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी है। तुमने ब्रेक थ्रू करते वक्त मुझे काफी अच्छे से प्रोटेक्ट किया था, तो तुम्हारी इन एफर्ट्स के लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। जिस पर सिल्वर मून कहती, क्या सीनियर, कर देना छोटी बात, देखो आपको प्रोटेक्ट करना ही मेरा फर्ज है। अब तो मेरे सीनियर नेशन सोल बनने के बाद हजारों सालों तक और जिएंगे। आपका लाइफ स्पैन काफी ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। अब तो आप डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को भी हासिल कर पाओगे और फिर उसके बाद आपका होगा हेवनली असेंशन। भले ये दूसरे नेशन सोल के लिए इम्पॉसिबल होगा, लेकिन मेरे सीनियर के लिए ना, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे सीनियर तो हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। अब हानली भी उसकी तारीफें सुनकर काफी ज्यादा खुश था। उससे कहने लगा, सिल्वर मून, तुम्हें तो पता ही होगा ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स मुझसे मिलने आए थे। उन दोनों ने मुझे सुप्रीम एल्डर की पोजीशन ऑफर की है, लेकिन मैं अपना फैसला लेने से पहले तुमसे सलाह मशवरा करना चाहता हूँ। और गाइस, यही था हानली का
बड़प्पन। भले ये डिसीजन हानली खुद भी ले सकता था, लेकिन फिर भी उसने सिल्वर मून से उसकी राय पूछी तो सिल्वर मून तुरंत ही अपनी सोच उसके साथ शेयर करती है। वो हानली को बता रही थी कि इसमें 3 बातें हो सकती हैं। पहली तो ये कि वो दोनों एल्डर नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स थे। अगर आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, साथ ही आप पर कोई पाबंदियां लगाई नहीं जाएगी। दूसरी बात ये कि ये ड्रिफ्टिंग क्लाउड से काफी ज्यादा प्रॉस्परस है। यहाँ पर आपको इतने सारे रिसोर्सेस मिलेंगे कि आप अपनी कल्टीवेशन की जर्नी को स्पीड अप कर पाओगे। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स एक हेवनली डाओ अलायंस के अंडर आता है। वैसे तो इस दुनिया में कई सारी अलायंसेस हैं, लेकिन हेवनली डाओ अलायंस इन सबके मुकाबले काफी ज्यादा कंफर्टेबल और पीसफुल मानी जाती। यहाँ के लोग बेवजह एक दूसरे से पंगे नहीं लेते, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मास्टर ने यहीं पर रुकना उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। हानली को भी सिल्वर मून की बातों में वजन महसूस हुआ। इस बंदी का एनालिसिस काफी ज्यादा एक्यूरेट था, इसलिए हानली ने खुश होकर तुरंत ही उसे अपनी डिलीशियस चाय ऑफर की, जिसे सिल्वर मून बड़े ही फनी अंदाज में पीने लगी। साथ ही वो हानली से कह रही थी, सीनियर अब आप एक नेसेंट सोल बन चुके हो। भले ही आप एक फ्री कल्टीवेटर थे, मगर किसी में इतना दम नहीं कि आपको उकसा पाए। हानली को भी ये फ्री नेसेंट सोल कल्टीवेटर का खिताब काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही उसे येलो मैपल वैली के सुप्रीम एल्डर मास्टर किंग की याद आने लगी, जिसने अपने येलो मैपल वैली के लोगों को बचाने के लिए अपना पूरा सेक्ट ही बर्बाद कर दिया। वहीं पर सिल्वर मून अपनी चाय पी रही थी कि तभी वो अचानक से अपने फॉक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। यहाँ पर वो अपनी चाय का नुकसान बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने फटाफट से अपने कप को अपने सिर पर ही कैच कर लिया। वो हानली से कहने लगी, सॉरी मास्टर, मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही, जिसके चलते मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती। तो हानली उससे कहने लगा कि तुम इस मसले की जरा भी फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक बार तुम रिकवर हो जाओ फिर तुम बिना स्पिरिचुअल पावर का यूज किए भी अपने ह्यूमन फॉर्म में रह सकती हो। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी रिकवरी पर पूरा ध्यान दो। तो सिल्वर मून हानली को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि उसे स्पिरिचुअल पावर के डिप्लेशन की वजह से कोई मसला नहीं हो रहा। जब वो वॉइड हेवन कोल्ड्रन में थी तब तो उसने इससे भी ज्यादा भयानक सिचुएशन को फेस किया था। वो हानली को बता रही थी कि मुझे रिकवर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर कुछ हासिल करना है तो हमें कुछ खोना भी पड़ता। डिस्ट्रक्शन के बिना क्रिएशन नहीं हो सकता। आपने भी नेसेंट सोल बनने के लिए कई सारी मुश्किलों का सामना किया था। मैं अच्छे से जानती हूँ कि नेसेंट सोल कल्टीवेशन करने वाले लोगों को अपनी इनर डेमन के अटैक को झेलना काफी ज्यादा पेनफुल होता है, इसलिए अब आप भी थोड़ा सा आराम कीजिए ताकि आपकी रॉयल पावर स्टेबलाइज हो जाए। तो हानली भी सिल्वर मून की बात मानते हुए सीधे आराम करने चला गया। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने नेसेंट सोल को फॉर्म कर लिया है। वो कह रहा था कि मैंने इन पलों को हजारों लाखों बार फैंटेसाइज किया था, लेकिन तब मुझे खुद पर यकीन नहीं था कि मैं एक नेसेंट सोल बन पाऊंगा, और आज मेरा वो सपना पूरा हो चुका है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई रियलिटी ना होकर सपना होगा। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने हानली ने नेसेंट सोल को क्रिएट करते हुए विटनेस किया था, मगर इस प्रोसेस के दरमियान हानली को क्या फेस करना पड़ा ये अब हमें दिखाया जाएगा। सब यहाँ से कहानी कुछ साल पीछे चली गई, जहाँ पर हानली ने नेसेंट सोल को फॉर्म करने की शुरुआत की। इस वक्त हानली की कल्टीवेशन को और में क्योस मचा था। हानली हमें बताता है कि 2 सबसे खतरनाक स्टेजेस क्रॉस करने के बाद ही हम एक नेसेंट सोल को फॉर्म कर सकते। पहले स्टेज में हमें अपनी ही कल्टीवेशन कोर को शैटर करना पड़ता ताकि वो एक नया शेप ले पाए। सो पहले स्टेज को क्रॉस करने के लिए हानली ने अपनी कल्टीवेशन कोर पर बैम्बू लाइटनिंग सोर्ड से मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। वैसे तो बैम्बू लाइटनिंग सोर्ड काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती, लेकिन उसके लाखों करोड़ों अटैक के बाद ही हानली की कोर पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। इससे हमें पता चलता है कि हानली की कल्टीवेशन कोर कितनी ज्यादा सख्त थी। साथ ही साथ हानली ने जिस पेन को फील किया था उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस प्रोसेस में हानली ने अपनी ही मेरिडियन को डैमेज करके उन्हें दोबारा से रिवाइटलाइज किया। इन 200 सालों में हानली ने अपने पास जितनी भी मैजिकल पावर जमा करके रखी थी वो इस स्टेज को कंप्लीट करने के चक्कर में पूरी यूज हो गई। हानली ने फैसला लिया था कि चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, वो जरूर से अपनी कोर को शटर करेगा। हानली ने उस कोर के सेंटर पर अटैक किया था और जैसे उसका सेंटर शटर हुआ वो पूरी की पूरी कोर बिखरने लगी। वहाँ पर कई सारे धमाके होते हुए हानली की कोर के छोटे छोटे पीसेस फॉर्म हो गए। अपने कोर के डैमेज होने की वजह से हानली काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, तो उसने फटाफट से एक एलिक्सर पिल को कंज्यूम किया, जिसे जियो को एलिक्सर
भी कहा जाता है। और अब उस एलिक्सर के कंज्यूम करते ही हानली दोबारा से कल्टीवेशन में बैठ गया। यहाँ पर हानली का एक जायंट फॉर्म क्रिएट हो गया। उसे देखते ही वो समझ गया कि अब सेकंड स्टेज में जाने का वक्त आ चुका है, जिसे इनर डीमन कहा जाता था। अब वो अवतार अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए हानली को ट्रैप करने की कोशिश करने लगा। मगर यहाँ पर तो हानली काफी ज्यादा रिलैक्स था, क्योंकि उसके पास एक बोधी पल और सोल नरिशिंग वुड है, जो कि उस पर इनर डीमंस को आसानी से हावी नहीं होने देगा। साथ ही हानली ने इसी स्टेज के लिए एक स्पिरिट स्टेबलाइजिंग पिल क्रिएट की थी, जिसे कंज्यूम करते साथ ही वो इनर डीमन स्टेज के लिए प्रिपेयर्ड हो गया। वो अपने इनर डीमन से कह रहा था कि आओ और मेरा मुकाबला करो, और तभी अवतार फॉर्म हानली को जकड़ लेता है। इनर डीमन स्टेज में एंटर करते ही हानली को किसी के हंसने की आवाज आने लगी, तो वो अपनी आंखें खोलकर देखता है कि उसके सामने उसका इनर डीमन आ चुका। दरअसल वो इनर डीमन जानबूझकर हानली के सामने उसके नेसेंट सोल वाले फॉर्म में आ चुका था। वो कहता है, मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ तुम इसी स्टेज को हासिल करना चाहते हो, यही तुम्हारी सबसे ग्रेटेस्ट डिजायर है, तो मैंने सोचा क्यों ना नेसेंट सोल वाला ही अपीयरेंस लिया जाए। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम कभी नेसेंट सोल फॉर्म कर पाओगे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए तुम्हें इसके मजे दिए जाए। मगर हानली उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जो देख कोई इनर डीमन तुरंत ही उसके कान के पास जाकर कहने लगा कि शायद तुम्हें मेरा ये अपीयरेंस जरा भी पसंद नहीं आया। खैर, अगर तुम चाहो तो मैं अभी कपड़े बदल कर किसी और फॉर्म में आ सकता हूँ। जिसके बाद वो जानबूझकर फॉर्म चेंज करने का नाटक करने लगा, तो हानली उससे कहता है, ना रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। जिस पर वो डीमन हंसते हुए कहने लगा कि मैं जानता ही था कि तुम्हारा डाव हार्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डिनरी ट्रायल्स लेकर तुम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर देखो प्रोसीजर है तो उसे फॉलो करना होगा। तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है मैं उसे भाप सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परीक्षा लेना ही मेरा काम है, तो चलो फिर इस ट्रायल को शुरू करते। जिसके बाद वो चुटकी बजाते हुए उस पूरे टाउन में आग लगा देता है। ऐसा लग रहा था कि इस आग में पूरा टाउन जल के राख होगा। साथ ही हानली को काफी सारी दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। वहीं पर वो इनर डीमन अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए हानली से कहने लगा कि जल्दी जाकर इन लोगों की मदद करो, वरना ये सब के सब मारे जाएंगे। जाओ मेरे भाई, जल्दी जाकर इन्हें बचा लो, वरना इनकी मौत का जिम्मेदार तुम होंगे। लेकिन हानली तो एकदम आराम से बैठा हुआ था। जो देखो इनर डीमन कहता है, अरे यार क्या कर रहे हो तुम, कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, इतने सारे लोग मर रहे तुम्हारे सामने, बताओ भला ऐसी कल्टीवेशन का क्या ही फायदा जो मासूमों की जान न बचा पाए। जिस पर हानली कहने लगा कि अगर इनर डीमंस में बस यही एक आखिरी लेवल है, तो फिर तुम भी ऐसे चिल्ला चिल्ला कर अपनी एनर्जी जाया मत करो, क्योंकि मुझे पैनिक करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। जो देखो डीमन हंसते हुए कहने लगा कि यानी तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। जिसके बाद वो चुटकी बजाते हुए इस इल्यूजन को खत्म कर देता है। अब यहाँ से वो हानली को डराने के लिए एक और इल्यूजन क्रिएट कर लेता है। यहाँ पर हमें वो फाइट दिखाई गई जब हानली 7 मिस्टीरियस सेक्ट का डिसाइपल था। वैसे इन रियलिटी हानली ने अपने सेक्ट को बचाने के लिए ये फाइट जीत ली थी, मगर इस इल्यूजन में ऐसा दिखाया गया कि हानली उस बंदे के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका। वो बंदा लगातार उस पर तलवारों से अटैक कर रहा था। कई सारी तलवारें हानली की बॉडी में जाकर पियर्स होने लगी। इधर वो इनर डीमन जानबूझकर हानली के सामने घायल होने का नाटक करने लगा। तो हानली उससे कहता है, देखो मेरे सामने नौटंकी मत करो, मैंने आज तक ऐसे कई सारे इल्यूजन को एक्सपीरियंस किया है। सच बताओ तो मैं इन्हें देख देख के थक चुका हूँ। जो सुनकर वो इनर डीमन कह रहा था, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो तुम्हारे लिए कुछ नया करूंगा। वेल यहाँ पर इनर डीमन ने हानली को वो पल दिखाए जब वो नानगोंग वान के साथ इंटीमेट हुआ था। नानगोंग उससे कहती है कि क्या हम यहाँ से बाहर जाने के बाद कल्टीवेशन पार्टनर बन सकते हैं। जिस पर हानली कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा, मतलब हम अभी अभी तो मिले थे। जिस पर नानगोंग कहती, क्या कहा तुमने, और ये अभी अभी जो तुमने मेरे साथ किया उसका क्या। हाँ देखो, अगर तुम मुझे छोड़कर भाग गए ना, फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। उसकी बातें सुनकर हानली भी स्माइल करने लगा। वेल इस कपल को देखकर इनर डीमन भी मजे ले रहा था। तभी उस इनर डीमन ने देखा कि हानली तो उसे गुस्से में घुरे जा रहा है। तो इनर डीमन उसे कहता है, अरे यार अब मैंने क्या गलत किया, मैं जानता हूँ तुम इस बंदी के साथ रहना चाहते थे और तुमने इन पलों को कई बार फैंटेसाइज किया होगा, मगर फिर भी हानली इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इसलिए इनर डीमन ने हार मानते हुए इस इल्यूजन को भी गायब कर दिया। खैर चलो, नानगोंग से काम तो नहीं बना, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी कई सारी और भी दोस्त थी, तो क्यों ना उन्हें भी यहाँ पर समन किया जाए। जिसके बाद वो चुटकी बजाती हुई उन सभी लड़कियों की इल्यूजन्स वहाँ पर क्रिएट करने लगा जो एक जमाने में हानली की दोस्त थी। इनमें से कुछ लड़कियाँ हानली की लवर थी और कुछ उसकी एडमायरर। चलो अब मुझे बताओ, तुम्हें इनमें से कौन सबसे ज्यादा पसंद है, तुम किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे। जिस पर हानली गुस्से में कहता
है चलो अब बात हुआ। तुमने मेरे जितने मजे लेने थे वो ले लिए, अब मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से इस इल्यूजन को ब्रेक करो। हानली का गुस्सा देखते ही इनर डीमन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था गुस्सा गुस्सा, फाइनली मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गया। वैसे मेरा काम था तुम्हें डराना, लेकिन डरने वाली तो तुम हो नहीं, इसलिए अब तुम्हें गुस्सा दिलाने में ही मुझे मजा आ रहा। अब मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम थोड़े से और भड़क जाओ। मेरे ख्याल से अब हमने अगला इल्यूजन काफी ज्यादा सिंपल रखना चाहिए। मैं तुमसे बस एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसका जवाब देना होगा। अगर तुम अपने पूरे दिल से उसका जवाब दो तो मैं अपने आप वैनिश हो जाऊंगा। फिर यूँ समझ लो कि तुम्हें नेसेंट सोल बनने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर हानली अपने अगले इल्यूजन के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी वो इनर डीमन उससे कहने लगा कि देखो मैं तुम्हारे ही अंदर रहता आया हूँ, इसलिए तुम क्या सोच रहे हो ये तो मैं तुमसे पहले ही जान जाता हूँ। यानी कि तुम मुझे फंसा नहीं सकते और ना ही मैं तुम्हें फंसा सकता हूँ। यहाँ पर उस इनर डीमन ने हानली की बोर बीड को निकाल लिया था ताकि हानली इल्यूजन से बचने के लिए इसका यूज न कर पाए। तभी हानली उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या सवाल है, जिस पर वो इनर डीमन कहने लगा कि ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अब तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जिसके बाद चुटकी बजाते हुए हानली को एक इल्यूजन में भेज चुका, जहाँ पर हानली अपने फर्स्ट मास्टर मो को देख पाता है। उसके पास हानली के क्रिएशन लिक्विड की बोतल थी। मास्टर मो से कह रहा था अच्छा तो तुम इसी के दम पर इतना उछल रहे थे। यहाँ पर हानली अपनी उस बोतल को लेने के लिए काफी ज्यादा बेताब था। साथ ही साथ उसे वांग चान भी नजर आने लगा जिसने हानली को लावा में फंसा दिया था। उससे कहता है कि अभी तुम्हारी ग्रीन एलिक्सर की बोतल मेरी हो जाएगी, मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। साथ ही हानली देखता है कि कई सारे पॉइजन नीडल से उस पर अटैक हो रहे। साथ ही पैट्रियार्क उससे कह रहा था मेरे प्यारे डिसाइपल अब तुम्हारा स्पेशल ट्रेजर मेरा होगा, मैं इसे तुम्हारी खातिर हमेशा सेफ रखूंगा, इसलिए तुम आराम से जहन्नुम में जा सकते हो। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हानली को जुआन गो नजर आने लगा जिसने हानली को एक केज में ट्रैप करते हुए उसके एलिक्सर को हासिल कर लिया था। वो कहता है बच्चे मैं वही सोच रहा था कि तेरे पास इतने सारे गोल्डन लाइटनिंग बैम्बूज कहाँ से आ गए। इन बैम्बूज को फुल्ली ग्रो होने में 20,000 सालों का वक्त लगता है, लेकिन तुमने तो ऐसे हजारों बैम्बूज बना लिए, शायद ये सब इस लिक्विड का ही कमाल होगा। उसके बाद हानली को टियान रेन नजर आने लगा जिसने हानली की इस ट्रेजर बोतल को हासिल कर लिया था। वो कह रहा था हानली तुम्हारे ट्रेजर, तुम्हारे एलिक्सर, तुम्हारे सारे वेपन से मेरे हो जाएंगे, मैं ही उन सारी चीजों का लॉर्ड बनूंगा और तुम सीधे भाड़ में जाना। साथ ही उसने हानली को बुरी तरह से घायल कर दिया था। अब ये इल्यूजन ब्रेक होकर हमें एक नया इल्यूजन दिखाया गया जहाँ पर हानली अभी भी टियान रेन के किए हुए अटैक की वजह से जूझ रहा था, यानी कि उसने जो भी पेन सहन की वो सब रियल थी और यही इनर डीमन का काम है। फाइनली हानली की एलिक्सर बोतल अब उस इनर डीमन के हाथ में थी। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने इतने सालों तक कितने सारे मसलों को झेला है, न जाने कितनी बार मौत को धोखा दिया। दरअसल जिंदगी एक शतरंज है, एक बार चाल चलो फिर दोबारा से वापस नहीं जा सकते। जिंदगी वो तीर है जो एक बार शूट करो फिर वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। जिंदगी है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तुम क्या थे, क्या हो और क्या बनोगे ये सब इसी घटिया एलिक्सर ने डिसाइड किया। इसी घटिया चीज की वजह से तुम यहाँ तक पहुँच पाए, चाहे फिर तुम इसे इत्तेफाक कहो या किस्मत। आज अगर तुम्हारे पास कुछ है तो ये सब इस एलिक्सर की वजह से। जब से ग्रीन बोतल तुम्हें मिली है तभी से तुम्हारी किस्मत ने पलटी खाई। अगर ये तुम्हें नहीं मिलती तो तुम जिंदा नहीं बच पाते। यहाँ पर हानली कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था मगर इनर डीमन ने उसे खामोश कर दिया। वो गुस्से में कह रहा था कि इस बोतल के बिना तुम कुछ नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही इस पर निर्भर करता है। अगर ये तुम्हारे पास नहीं होती तो तुम उन्हीं पहाड़ों में मारे जाते, एक मॉर्टल की घटिया सी जिंदगी जीकर। तो चलो अब समय आ चुका है कि मैं तुमसे वो सवाल पूछूं। बताओ तुम क्या हो, क्या तुम्हारी कोई खुद की पहचान है भी? जिसके बाद वो इनर डीमन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि जब भी मुश्किल सवाल आता है तुम खामोश हो जाते, लेकिन इस बार मुझे कोई जल्दी नहीं, तुम आराम से सोच समझ कर जवाब देना। और हाँ मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, इस इल्यूजन से तुम बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते। जब तक मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा तुम इसमें ही फंसे रहोगे। अब इस इल्यूजन में हानली अपनी फैमिली को देख पाता है। ये वही दिन था जब हानली ने अपनी फैमिली को गुड बाय बोला। यहाँ से ही उसकी कल्टीवेशन की जर्नी की शुरुआत हुई थी। साथ ही यहाँ पर हानली को अपने दोनों दोस्त नजर आने लगे जिसमें है जैंग और ली फेयू। यहाँ पर ली फेयू ने अपने दोस्तों को वादा किया था कि वो जरूर से इन दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। हानली 7 मिस्टीरियस सेक्ट का डिसाइपल बन चुका था। यहाँ पर वो जितने भी पैसे अर्न करता वो सब के सब अपने घर भेज देता ताकि उसकी फैमिली कंफर्टेबली
जी पाए। हानली को तो बाकी के कल्टीवेटर्स के साथ कभी भी ट्रेनिंग करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसका काम था मास्टर मो के स्पिरिचुअल गार्डन को हैंडल करना। मगर वो दिल से यही चाहता था कि वो भी इन लोगों जैसा कल्टीवेटर बने। इसलिए हानली ने अकेले ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना शुरू की। उसके पास कोई मास्टर नहीं था जो उसे ये चीजें सिखाए, लेकिन फिर भी हानली ने हार नहीं मानी। वो हर बार फेल होता गया, लेकिन उसने हमेशा खुद को यही समझाया कि अगर मुझे सरवाइव करना है तो मैं हार नहीं मान सकता। और फिर धीरे धीरे करते हुए हानली इम्प्रूव होता गया। उसने स्पिरिचुअल गार्डन को ग्रो करते हुए कुछ एलिक्सर पिल बनाना भी शुरू कर दी। और फिर हानली को इंसिडेंट याद आया जब ज़ैंगताई को उससे छीन लिया गया। इस हादसे ने हानली के दिल को पूरी तरह से बदल दिया। पहले जो कि एक भोला भाला इंसान था, वो अब एक शातिर कल्टीवेटर बन चुका है। उसने खुद की राह खुद बनाने का डिसीजन लिया। वैसे तो वो अपने दोस्त लीफियो से दूर जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे आगे बढ़ना ही होगा। ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है, तो कहीं ना कहीं उसे पनाह मिल जाएगी। और यही से हानली का असली सफर शुरू हुआ था। हानली हमें बताता है कि इस लंबे सफर में मैं न जाने कितने सारे लोगों से मिला और बिछड़ता रहा। उनसे दूर जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन फिर भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे फिर उन लोगों की यादें मुझे हमेशा ही हॉन्ट करती क्यों न रहे। आगे भी मुझे कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। कुछ अच्छे इत्तेफाक भी होंगे और कुछ बुरे भी, और मैं बिना डरे उन सभी सिचुएशन को हैंडल करूंगा। और अब हानली चलते चलते उस जगह पहुंच गया जहां पर हानली का यंगर फॉर्म आराम कर रहा था। और तभी हानली के आने की आहट से उस बंदे की नींद खुल गई। वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल हब की टोकरी को पीछे सरकाते हुए कहने लगा कि शायद आप हमारे विलेज में नए आए हो। दरअसल ये 5 वैली में मौजूद ग्रीन ऑक्स विलेज है। हमारे यहाँ पर ज्यादा आउटसाइडर्स नहीं आते, और आपका अपीयरेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। सीनियर, अगर सच बताओ तो मैं भी आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो दिन जरूर आएगा जब मैं भी कुछ अचीव करूँगा। तो हानली तुरंत ही स्माइल करते हुए उसके पास जाकर बैठ गया। वो अपने यंगर फॉर्म को बता रहा था कि तुम जरूर से अपने सभी सपनों को पूरा करोगे। अब हानली हमें बताता है कि हम सबके पास जिंदगी में एक बार ऐसा मौका आता है जो कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल दे, तो हमने कस के उस मौके को पकड़ लेना चाहिए। तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना, तुम्हें ट्रेजर मिलना, ये तो सब किस्मत के खेल हैं। ये ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती। सो अगर हेवन तुम पर खुद मेहरबान हो रहा है तो ऐसे मौके को हाथ से मत गवाना। मुझे किस्मत से ही न जाने कितने सारे ट्रेजर मिले, और मैंने हमेशा ही अपनी बाहें खोलकर उनका स्वागत किया। और इसमें फिर शर्म मानने की कोई बात नहीं। अगर किसी ने मुझे कहा कि ग्रीन एलिक्सर बोतल की वजह से ही मेरा अस्तित्व है, तो मैं इस बात को हरगिज नहीं मानूंगा, क्योंकि ग्रीन बोतल मुझे मिलना एक अपॉर्चुनिटी थी, जिसे होल्ड करते हुए मैंने उसका सही से यूज किया। ग्रीन बोतल उस शिखर पर है जहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफी सारी मेहनत करनी पड़ी, इसलिए ना ही मैं उस मैजिकल एलिक्सर का इम्पोर्टेंस झुटलाता हूँ और ना ही मेरी मेहनत। हम दोनों भी इसमें बराबरी के भागीदार हैं। साथ ही वो अपने यंगर सेल्फ से कह रहा था कि तुम्हें कहाँ पर जाना है, उस डेस्टिनी को हमेशा याद रखो। और हाँ, तुमने जहाँ से अपना सफर शुरू किया था उस मोमेंट को भी कभी भूलना मत। अपनी औकात हमेशा याद रखो कि तुमने कहाँ से शुरू किया था और तुम्हें कहाँ जाना है। और मेरे ख्याल से यही मेरे आंसर्स होंगे। यहाँ पर इनर डीमन भी हानली की सोच और उसके आंसर से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पर ना ही हानली ने ग्रीन बॉटल की इम्पोर्टेंस को झुटलाया था और ना ही खुद की मेहनत को, और इस तरह से हानली ने इनर डीमंस की क्रिटिकल स्टेज को भी पार कर लिया। भले ही आज वो एक नेसेंट सोल है, लेकिन वो कभी अपनी असलियत को नहीं भूलेगा। और अब हमें 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। आज इस ऑस्पिशियस ओकेजन पर ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का हर एक डिसाइपल पहुंच चुका था। ये सभी लोग हानली का डिसीजन सुनने के लिए बेताब थे। यहाँ पर एल्डर चेंग टियानकुन और एल्डर लियो हानली को लेकर बाहर की तरफ रवाना हो गए। बस कुछ ही पलों में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की जाने वाली थी, जिसके लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। हानली देखता है कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का हर एक बंदा वहाँ पर मौजूद है। कमजोर से कमजोर और पावरफुल से पावरफुल सभी लोग उसके फैसले के इंतजार में थे। और उतने में ही एल्डर चेंग टियानकुन ने एक ऐतिहासिक अनाउंसमेंट की। वो कह रहे थे कि ये है हमारे नए सुप्रीम एल्डर हानली। इन्होंने हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है। ये पल हानली के लिए उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल कहा जा सकता है। सभी डिसाइपल अपना सिर झुकाते हुए अपने नए सुप्रीम एल्डर के सामने रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के आसपास के सभी माउंटेन हानली के नाम से गूंजने लगे। हानली जो आज तक की एक फ्री कल्टीवेटर था, वो अब बन चुका है ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का सुप्रीम एल्डर। गाइस, ये पल एक्साइटिंग तो थी, मगर उससे भी ज्यादा इमोशनल। अगर हम फैसला करें तो क्या कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ परसिस्टेंट हार्डवर्क ही तुम्हें कामयाब बना सकता है। और ये बात हानली ने एक बार नहीं बल्कि बार बार साबित कर दी। यहाँ से हानली की जिंदगी का एक नया
अध्याय शुरू होगा। अभी तो इस सफर की शुरुआत हुई है, इसलिए सीट बेल्ट बांध लेना दोस्तों, क्योंकि आगे की जर्नी रोमांच और खतरों से भरी होगी। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।